हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है लेखक कामतानाथ जी के द्वारा लिखी गई काम का पहिया। काम का पहिया एक ट्रेड यूनियन के अनुभव पर आधारित कहानी है। इसके केंद्र में जुझारू, ईमानदार और संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। नकारात्मक चरित्रों वाली कहानियां तो बहुत लिखी गई हैं, लेकिन सकारात्मक और जीवंत चरित्र वाली ऐसी कहानी हिंदी में कम ही देखने को मिलती है। काम का पहिया का कथानायक, जिसका अपना कोई परिवार नहीं है, संगठन ही उसका परिवार है। कहानी इस प्रकार से है। शुरू करते हैं कहानी काम का पहिया। गुरु राम प्रसाद ने आइक माइक रिक्शे में पटक दिया और अंदर कोठरी में आकर कुर्ता उतारने लगे। कुर्ता उतार कर उन्होंने उसे खूंटी पर टांग दिया। सुराही से एक गिलास पानी लिया, तब जेब से खैनी निकालकर बनाई और चुटकी से उसे होंठ में दबाकर चारपाई पर दीवार का सहारा लेकर अधलेटे हो गए। रिक्शे वाला कुछ देर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। जब वह लौटकर नहीं आए तो उसने अंदर झांक कर आवाज दी, नेताजी चलना नहीं है? गुरु ने सुना परंतु कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अखबार उठा लिया था और नाक पर चश्मा चढ़ाकर उसे बांचने लगे थे। दामोदर प्रसाद अंदर हॉल में बैठे विक्टोरिया मिल्क के विनिता विभाग के फजलुद्दीन का केस स्टडी कर रहे थे। रिक्शे वाले की तीसरी या चौथी आवाज पर वह उठकर बाहर आ गए। चौधरी बाहर दीवार पर कल की हड़ताल का पोस्टर चिपका रहा था। गुरु कहाँ गए? दामोदर प्रसाद ने चौधरी से पूछा। अभी तो यहीं थे, चौधरी ने उत्तर दिया। दामोदर प्रसाद ने अंदर झांक कर देखा। गुरु अपनी कोठरी में चारपाई पर बदस्तूर लेटे अखबार का अध्ययन कर रहे थे। क्यों, अनाउंसमेंट करने नहीं जाओगे? दामोदर प्रसाद ने पूछा। गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ बोलोगे मुंह से? ये रिक्शा जो बुलाकर खड़ा कर लिया है, उसका 4 रुपये घंटा यहीं खड़े रहने का भरा जाएगा क्या? खड़े रहने का भरा जाए या पड़े रहने का भरा जाए, मुझसे मतलब नहीं है। जिसको 100 बार गरज हो वह जाए अनाउंसमेंट में। क्यों, हो क्या गया? अभी तो अच्छे खासे टेस्टिंग चिल्ला रहे थे। इतनी देर में आखिर कौन सी मक्खी छींक गई? मेरे मुंह ना लगो, अपना काम करो जाके। मैं न जाऊंगा कहीं। जिसको नेतागिरी करनी हो वह जाए अनाउंसमेंट करने। दामोदर प्रसाद समझ गए कि अब साक्षात कार्ल मार्क्स ही क्यों न आ जाए, गुरु न उठेंगे। लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इतनी देर में हो क्या गया। अभी थोड़ी देर पहले जब तक माइक नहीं आया था, गुरु सड़क पर बेचैन टहल रहे थे। कभी ऊंट की तरह गर्दन उठाकर चौराहे की तरफ ताकने लगते थे, तो कभी यूं ही कमर पर दोनों हाथ रखे बरामदे में ही वर्जिश जैसी करने लगते। आखिर जब माइक वाला आया तो खांसी फटकार उन्होंने उसे पिलाई। तब लाउड स्पीकर सेट करवा कर रिक्शे में बंधवाया और माइक टेस्ट करने लगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3 4, हेलो टेस्टिंग 4 3 2 1। और तभी अचानक माइक रिक्शे में पटक कर अंदर चले आए। दामोदर प्रसाद ने चौधरी से कहा, जाओ तुम पोस्टर छोड़ दो, अनाउंसमेंट पर निकल जाओ। मुझको लेबर कोर्ट भी तो जाना है। गोरी वाले केस की सुनवाई होनी है आज। वह मैं देख लूँगा। ये काम जरूरी है, इसे निपटा आओ पहले। गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु नखरा कर रहे हैं। पहली मर्तबा थोड़े हैं ये। तुम्हें आदत मालूम नहीं है उनकी। और वह गुरु की ओर
मुड़कर बोले, कसम है तुमको जो अब चारपाई से उठे, जब तक हड़ताल न हो जाए इसी पर पड़े रहना। इस पर क्यों पड़ा रहूंगा? गुरु ने कहा, कोई अपाहिज हूं क्या? जो मर्जी आएगी करूंगा। हाँ, जो मर्जी आए करना, मगर हड़ताल की मीटिंग, सभा या किसी मिल गेट पर न आना। जो असली मर्द की औलाद होना तो जाओ जाओ अपना काम करो, मेरे मुंह न लगो, नहीं तो अभी यहीं धोखे रख दूंगा। चौधरी माइक लेकर रिक्शे में बैठ चुका था। दोस्तों, आपसे अपील है, गुजारिश है कि कल की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए आज शाम परेड के मैदान में आयोजित आम सभा में भारी संख्या में शामिल हो। दोस्तों, रिक्शा आगे बढ़ गया तो दामोदर प्रसाद वापस हॉल में आ गए। गुरु अखबार बिस्तर पर रखकर रोशनदान में बने गौरैया के घोंसले को निहारने लगे थे। पूरी जिंदगी उन्होंने पार्टी के लिए होम कर दी थी। न शादी ब्याह किया, न तंदुरुस्ती देखी, न पैसा। अभी पिछले महीने अपनी पेंशन से रुपए बचाकर हॉल में पंखा लगवाया था उन्होंने, नहीं तो गर्मी के दिनों में बैठना दुभर हो जाता था। मीटिंग सभा में मजदूरों की हालत खराब हो जाती थी। पिछले वर्ष सामने की सड़क ठीक कराई थी। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे जिनमें अक्सर पानी भर जाता था। दिन भर सुअर लौटते रहते। कॉरपोरेशन को लिखते लिखते हार कर एक दिन गुरु खुद मूलगंज से मजदूर पकड़ लाए। बाजार से 3-4 बोरी गिट्टी, मोरंग, सीमेंट वगैरह लाए। साथ में खुद जुट गए दुरमुठ लेकर और शाम तक पूरी सड़क ठीक कर दी। आज से 50 साल पहले 17 साल की उम्र में वह गांव से भागकर इस शहर में आए थे। कुछ दिन पहलवानी और दादागिरी की, तब कुछ दिनों विक्टोरिया मिल में काम किया। उसके बाद लाल इमली में काम करने लगे। उन दिनों मिलों में सारे हाकिम अंग्रेज हुआ करते थे। बड़े दिन पर मिल बंद रहता, लेकिन मजदूरों को उस दिन का वेतन नहीं मिलता। इसी बात को लेकर गुरु ने मांग उठाई कि हमें बड़े दिन की छुट्टी नहीं चाहिए। हमारी मर्जी के खिलाफ मिल बंद किया जाए तो हमें उस दिन का पूरा वेतन दिया जाए, नहीं तो हम मिल में काम करेंगे। हमें अड़े बड़े दिन से कोई मतलब नहीं। इसी मांग को लेकर गुरु ने हड़ताल की नोटिस दे दी। अंग्रेज हाकिम ने गुरु को बुलाकर डराया, धमकाया और नौकरी से निकाल देने की चेतावनी दी। इस पर गुरु ने जमकर उसे शुद्ध हिंदुस्तानी में गालियां दी। गोरे हाकिम ने गुरु को वहां से निकाल जाने का आदेश दिया तो गुरु और तेज में आ गए। उन्होंने कहा, निकलूंगा मैं नहीं, निकलोगे तुम। ये मिल तुम्हारे बाप की नहीं है, इसमें इस देश की पूंजी लगी है और इस मिल से ही नहीं, इस देश से भी निकाले जाओगे तुम। इतना कहकर गुरु वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। नतीजा ये हुआ कि गुरु को पकड़कर तुरंत जेल भेज दिया गया, मगर दूसरे दिन से ही मिल में हड़ताल हो गई। सारा काम ठप हो गया। दूसरे विश्व युद्ध का जमाना था। मिल से पहले कंबल आदि बनकर जवानों को मोर्चों पर भेजे जा रहे थे। मिल में हड़ताल हो गई तो गोरे हाकिम का माथा चकराया। उसने बहुत हाथ पांव मारे, मगर हड़ताल बराबर बनी रही। अंततः उसने हार कर कम्युनिस्ट नेताओं से मदद मांगी। हिटलर के खिलाफ कम्युनिस्ट अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, अतः वे मान गए, मगर मजदूरों ने उनकी भी एक न सुनी। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक गुरु राम प्रसाद लौटकर नहीं आते, काम का चक्का जाम रहेगा। कामरेड प्यारेलाल, बालकृष्ण शर्मा, मौलाना यूसुफ जैसे जाने माने कम्युनिस्ट नेताओं ने बीच बचाव किया। जेल जाकर गुरु राम प्रसाद से भेंट की उन्होंने। अंग्रेज हाकिम को भी समझाया बुझाया। अंततः सरकार ने हार मानकर गुरु को बिना शर्त रिहा कर दिया। मिल में पुनः काम शुरू हो गया, मगर गुरु ने काम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि भीख मांग लेंगे, पर जीते जी अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे।
अंग्रेज इस देश से चले भी गए, मगर गुरु ने दोबारा नौकरी नहीं की। सारा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया। वह अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्हें मजदूर सभा का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। बाद में वाइस प्रेसिडेंट और तब प्रेसिडेंट बने। कितनी ही बार वह जेल गए। अंग्रेज सरकार के ज़माने में तो गए ही, बाद में कांग्रेस सरकार के ज़माने में भी जाने कितनी बार महीनों जेल की रोटियां खाई उन्होंने। इस बीच कितने ही लोग पार्टी में आए, अपना उल्लू सीधा किया और चलते बने। कुछ वैचारिक मतभेद का बहाना बनाकर चले गए, कुछ वैसे ही निकल गए, मगर गुरु आज तक अपनी आस्था से नहीं डिगे। नतीजा ये हुआ कि गुरु मजदूर सभा के छोटे से दायरे में पड़े रहे और लोग आगे निकल गए। कोई एमपी हो गए, कोई एमएलए या एमएलसी, और गुरु वही ठन गोपाल। क्या मिला उन्हें आज तक इस पार्टी से? सरकारी पेंशन। वह गुरु ने अपने बलबूते पाई स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने के कारण। उसमें पार्टी का क्या योगदान? हाँ, एक बार रूस जरूर घूमने को मिला, पर वह भी यहाँ वालों की कृपा से नहीं, यहाँ के नेताओं से कह कह कर तो उनकी जबान घिस गई, मगर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। जबकि पार्टी में जिनकी जुम्मा 5 साल की मेमोरी भी नहीं हुई थी, वह भी रूस घूम आए थे। नेताओं के बच्चे तो पूरी तरह से जवान भी नहीं होने पाते थे कि पढ़ने के लिए रूस चले जाते थे, मगर गुरु को किसी ने घास नहीं डाली। तभी एक बार गुरु कामरेड देसाई से टकरा गए। गुरु ने उनसे सीधे सवाल किया, कामरेड, क्या इस पार्टी में भी सिर्फ पैसे वालों की ही कदर है? क्या बात है? कामरेड देसाई ने पूछा। तो गुरु ने बताया, पिछले 40 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, होल टाइमर हूँ मैं। पिछले 10-12 साल से पार्टी से एक पैसा भी नहीं लिया, उल्टे अपनी पेंशन के पैसे से पार्टी की मदद की है। मेरी भी इच्छा है कि एक बार रूस घूमाऊं। 10 साल से बराबर सबकी खुशामद कर रहा हूँ, मगर और पैसे वाले लोग, डॉक्टर, वकील वगैरह, जिनकी 1-2 साल की मेमोरी भी नहीं होती, चले जाते हैं और मैं यहीं बैठा हूँ। 60 साल का होने को आ रहा हूँ। जिंदगी का कोई ठिकाना है? आज हूँ, कल नहीं। बस एक बार महान लेनिन के दर्शन करना चाहता हूँ। सुना है क्रेमलिन में उनकी लाश शीशे में बंद रखी है, मगर लगता है मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। कामरेड देसाई ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, मगर दिल्ली लौटने के 15 दिनों के अंदर ही गुरु के नाम का तार आया, जिसमें उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया गया था। गुरु और लोगों से तार की बात छिपा गए और गांव जाने का बहाना बनाकर दिल्ली चले गए। सब इस बात पर चौंके जरूर कि आज तक गुरु कभी गांव नहीं गए थे। ये अचानक उन्हें गांव जाने की क्या सूझी? मगर असल बात की भनक भी उन्हें नहीं लगी। गुरु दिल्ली पहुंचे तो रूस जाने के लिए उनके कागज बनकर तैयार थे। तीसरे या चौथे दिन हवाई जहाज पकड़ना था। गुरु कोई तैयारी करके नहीं गए थे, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। कामरेड देसाई ने ही हाथों हाथ उनका पासपोर्ट बनवाया। किसी कॉमरेड ने उन्हें अपनी पतलून दी, तो किसी ने अपना ओवरकोट, किसी ने कमीज, तो किसी ने कुछ और सामान। हाँ, जूते जरूर उन्होंने नए खरीदे और निश्चित दिन हवाई जहाज में बैठकर मास्को के लिए रवाना हो गए। मास्को पहुंचने पर सबसे पहले गुरु की डॉक्टरी हुई और सब तो ठीक था, मगर उनके दांतों में पायरिया था। इसी कारण उनके कई दांत गिर चुके थे। शेष दांत भी उन लोगों ने उखाड़ दिए और उनके लिए नकली दांतों का एक सुंदर सेट बना दिया। सेट बनने में 3-4 दिनों का समय लगा। इस बीच गुरु बिना दांत के ही घूमते रहे। इसके बाद दांत लगाकर घूमे। 3 हफ्तों का उनका टूर था। उन्होंने जमकर रूस घूमा। जॉर्जिया, ताशकंद, बुखारा, मास्को, लेनिनग्राद आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया उन्होंने। काले सागर के बर्फ जैसे ठंडे पानी में स्नान किया। जमीन के नीचे वाली मेट्रो रेल में यात्रा की।
कितने ही कारखाने और सामूहिक फार्म देखे और सबसे बढ़कर क्रेमलिन में लेनिन की समाधि देखी। पारदर्शी शीशे के केस में उन्होंने इस महान क्रांतिकारी को दाहिने हाथ की मुट्ठी ऊपर उठाए हुए लेटे देखा तो उन्हें लगा कि उनका जीवन धन्य हो गया। भारत के और अनेक नगर के भी कितने ही साथी उन्हें वहां मिले। लुमुम्बा विश्वविद्यालय में अचानक कॉमरेड लतीफ की लड़की भी उन्हें मिल गई, जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था। दूर से ही वह उन्हें देखकर गुरु अंकल चिल्लाती हुई आई और उनसे लिपट गई। गुरु बहुत प्रसन्न हुए। जगह जगह उनके सम्मान में छोटे बड़े आयोजन हुए। जॉर्जिया में तो वह एक जगह फंस गए। उनके अनुरोध पर उनकी दुभाषिया लड़की उन्हें एक किसान परिवार में ले गई। गुरु के सम्मान में उस परिवार की लड़कियों ने डांस किया और डांस करते करते उन्होंने गुरु को भी खींच लिया। गुरु ने डांस करना तो दूर रहा, कभी डांस देखा भी नहीं था। फिर भी वोडका के नशे में गुरु कुछ देर नाचे। 3 हफ्ते बाद गुरु मास्को हवाई अड्डे पर अपने रूसी और भारतीय मित्रों को 10 विदानियां और पशीवा कहते हुए लौटे तो वह एक दूसरे ही आदमी थे। यहाँ आकर मजदूर सभा के सड़ियल दफ्तर में गुरु बढ़िया पतलून, ओवरकोट और सिर पर फर की टोपी जो उन्होंने समरकंद में खरीदी थी पहने घुसे तो सारे साथी उठकर खड़े हो गए। कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। गुरु उन्हें इस हालत में देखकर हंसे तो उनकी बढ़िया नफीस रूसी बत्ती सी देखकर लोग और भी चौंके। तब गुरु ने सिर से फर की टोपी उतार कर हाथ में लेते हुए कहा, पशीबा 10 विदानियां कॉमरेड्स। अरे ये तो अपने गुरु हैं। लोगों ने कहा, क्या हो गया गुरु तुमको? कहाँ से आ रहे हो? स्ट्रेट फ्रॉम मॉस्को। गुरु ने अंग्रेजी में उत्तर दिया तो लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। गुरु अपने साथ वोडका की 2 बोतलें लाए थे। उसी दिन प्रोफेसर शुक्ला के घर पर तमाम वरिष्ठ साथियों की मौजूदगी में गुरु ने दोनों बोतलें खोली और देर तक रूस यात्रा के अपने संस्मरण सुनाते रहे। कुछ दिनों तक गुरु को काफी नशा रहा। सभी उनसे सम्मान से बात करते। गुरु भी जब किसी सभा मीटिंग में भाषण देते तो अपनी रूस यात्रा का हवाला देना न भूलते। लेकिन धीरे धीरे गुरु फिर वही टुकाची गुरु हो गए। रूस से जितना सामान वह लेकर लौटे थे वह भी यार लोग धीरे धीरे उड़ा ले गए। किसी ने उनकी खुशामद दरामद करके उनका ओवरकोट ले लिया तो किसी ने पतलून और किसी ने फर वाली टोपी। एक घड़ी भी गुरु लाए थे रूस से, वह उन्होंने दामोदर प्रसाद के लड़के को उसके जन्मदिन पर भेंट कर दी। इस तरह वह फिर धोती कुर्ता और सदरी पर उतर आए और पहले के ही समान उनकी उपेक्षा होने लगी। बस इतनी इज्जत उनकी जरूर बची थी कि मजदूर सभा की मीटिंगों में सदारत के लिए उन्हें बिठा दिया जाता, लेकिन ये तो साथियों की मजबूरी थी। गुरु मजदूर सभा के अध्यक्ष जो थे वह भी शायद इसलिए कि पार्टी के आंतरिक झगड़ों के कारण 7-8 साल से नए चुनाव नहीं हो पा रहे थे, अन्यथा शायद ये पद उनसे छीन लिया जाता। इसके बावजूद आज जब उन्होंने हड़ताल वाले पोस्टर में दामोदर प्रसाद का नाम देखा और अपना नाम नदारद पाया तो उनके तन बदन में जैसे आग ही लग गई थी। हड़ताल सभी जनवादी और वामपंथी पार्टियों के संयुक्त आह्वान पर हो रही थी और सभी के मजदूर संगठनों के महासचिव और अध्यक्ष के नाम पोस्टरों में छपे थे, लेकिन मजदूर सभा के नाम पर केवल महासचिव दामोदर प्रसाद का नाम ही छपा था। गुरु को पूरा विश्वास था कि उनका नाम जानबूझकर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर गुरु कुछ कहते तो उनको समझा दिया जाता कि पोस्टर दूसरी पार्टी वालों ने छपवाए हैं, उन्हीं की गलती है। इसलिए गुरु खामोश रह गए। लगभग सारी दोपहरी गुरु अपनी कोठरी में पड़े रहे। अपनी पेंशन का आधा पैसा वह दामोदर प्रसाद को दे देते थे, जिसके बदले में उनके घर से 2 वक्त उनके लिए खाना आता था। आज उनका लड़का खाना लेकर आया तो गुरु ने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर उसे वापस कर दिया। 5 बजे से परेड मैदान में सभा होनी थी। 4:30 के आसपास गुरु उठे।
मुंह धोया, कुर्ता सदरी पहनी और परेड की ओर चल दिए। लेकिन वह सभा स्थल पर नहीं गए, बल्कि उससे थोड़ी दूर चाय के एक स्टॉल पर जाकर बैठ गए। सभा में मजदूरों का जमाव शुरू हो गया था। माइक पर जोरों से नारे लगाए जा रहे थे, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मेहनतकशों एक हो, कल का दिन याद रहे, कारखानों में हड़ताल रहे, काम का पहिया झाम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे, बोल मजूरा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, रोटी चाहिए, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कपड़ा चाहिए, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दो एक मजदूर उधर से निकले तो उन्होंने गुरु से सभा स्थल पर चलने को कहा, मगर गुरु ने टाल दिया। तुम चलो, हम आते हैं। काफी देर तक नारे लगते रहे। तब सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोगों से शांत हो जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें आदि की अपील होने लगी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, गुरु राम प्रसाद जहां भी हो मंच पर आ जाएं। अनाउंसमेंट सुनकर गुरु के बदन में झुरझुरी सी हुई, मगर गुरु अपना दिल मजबूत किए चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने दामोदर प्रसाद के सुबह वाले शब्द याद आए कि असली मर्द की औलाद हो तो हड़ताल संबंधी किसी मीटिंग या सभा में न जाना। तभी चौधरी भागा भागा उनके पास आया, चलिए न, आपको बुलाया जा रहा है, तुम जाओ अपना काम करो। गुरु ने उसे झिड़क दिया, मुझको आना होगा तो खुद चला आऊंगा, न्योता भेजने की जरूरत नहीं है। चौधरी चला गया। गुरु भी उसके जाते ही उठ खड़े हुए। वह जानते थे कि अगर अधिक देर वहां बैठे तो अभी कॉमरेड भल्ला, प्रोफेसर शुक्ला, अब्दुल रहमान वगैरह आकर उन्हें जबरदस्ती उठा ले जाएंगे। सभी जानते थे कि उनके सहयोग के बिना और चाहे सभी जगह हड़ताल हो जाए, लाल इमली में नहीं हो सकती। वहां अभी भी गुरु की ही तूती बोलती थी। उनके एक इशारे पर वहां का मजदूर मरने मारने को तैयार रहता था, इसलिए उन्हें मंच पर बुलाया जा रहा था। वरना कितनी ही बार जब विदेशी डेलीगेशन यहाँ आया है और प्रोफेसर शुक्ला या डॉक्टर बंसल के घर पर विस्की की दावतें उड़ी हैं, तो किसी को गुरु का सपने में भी ख्याल नहीं आया। वहां से उठकर गुरु नई सड़क की ओर आ गए। 7 बजने वाले थे। गुरु के पांव अपने आप पलटन गद्दी की ओर मुड़ गए। वहां जाकर उन्होंने 100 ग्राम माल्टा लिया और वहीं खड़े खड़े बिना आनी पानी मिलाए गले से नीचे उतार गए और बाहर आकर धनिया के आलू लेकर खाने लगे। आलू खाकर पता उन्होंने वहीं फेंक दिया और देर तक जगमगाती जागती सड़कों पर मजाज के शब्दों में नाशाद और नाकारा घूमते रहे। तब 100 ग्राम उन्होंने और चढ़ाई। उसे चढ़ाकर रोटी वाली गली में खाना खाने चले गए। वह जानते थे कि लौटकर अपनी कोठरी में जाएंगे तो साथी लोग उन्हें वहीं घेर लेंगे। अतः डेरे पर न जाकर उन्होंने मूलगंज से स्टेशन के लिए रिक्शा किया। 1 नंबर प्लेटफार्म पर आकर एक खाली बेंच पर बैठ गए। काफी देर तक वहां बैठे रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। शहर में 1-2 ठिकाने उनके और थे, मगर उनकी जानकारी भी साथियों को थी, इसलिए वहां वह जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार वह अपनी अहमियत जताकर ही रहेंगे। यही तो उनकी कमी थी जिसका फायदा लोग उठा रहे थे। 300 रुपये केंद्र से और 200 रुपये राज्य से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन मिलती थी उन्हें। इतना पैसा उनके लिए काफी था। किसी भी मायने में वह किसी के मोहताज नहीं थे। आज तक उन्होंने पार्टी को दिया ही था, लिया कुछ नहीं था। एक बार उन्होंने सोचा कि इसी बेंच पर बैठे बैठे रात गुजार दें, लेकिन वहां अच्छा खासा शोरगुल हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियां आ जा रही थी। आखिर कोई 12 बजे वे उठे और यार्ड में जाकर खाली गाड़ी के एक डिब्बे में लेट गए और सो गए। सुबह कोई 4:30 बजे आंख उनकी खुली। वहीं गाड़ी में वे निमृत हुए और प्लेटफार्म पर आकर दातून बेचने वाले एक लड़के से दातून लेकर दातून कुल्ला आदि किया और हाथ मुंह धोकर स्टेशन से बाहर आ गए। सामने एक दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। उन्होंने 100 ग्राम जलेबी और 100 ग्राम दही का नाश्ता किया। डकार लेकर पान की दुकान से एक सिगरेट लेकर सुलगाई और वहीं सड़क पर खड़े होकर कश मारने लगे।
5:30 बजने वाले थे। उन्होंने सोचा कि अब तक सब साथी लोग मिलों के गेटों पर पहुंच चुके होंगे। 6 बजे सीटी बोलती है। रात की पारी के लोग बाहर निकलते हैं, सुबह की पारी वाले अंदर जाते हैं। और चाहे जहां जो भी कर ले, लाल इमली में इनकी दाल गलने वाली नहीं। उन्होंने मन ही मन सोचा। लाल इमली के कुछ मजदूरों ने शाम की मीटिंग में जब उनका नाम पुकारा था, उन्हें चाय की दुकान पर बैठे देखा था। 2-1 ने उन्हें लाल सलाम भी किया था। बात जरूर फैल गई होगी कि गुरु नाराज हैं। तभी उनके मन में आया, चलो चलकर देखते हैं क्या रंग है। गेट के सामने नहीं जाऊंगा, दूर से ही देखूंगा, उन्होंने सोचा और सामने खड़े रिक्शे पर चढ़कर बैठ गए। बोले, लाल इमली चलो। रिक्शा वाला चल दिया। परेड चौराहे तक की रिक्शा पहुंचा होगा कि 6 बजे की सीटी बोल गई। सीटी सुनते ही गुरु जैसे पगला गए। जल्दी चलो भाई, जल्दी, और जल्दी, जरा जोर से पेडल मारो ना। दूर से ही उन्होंने देखा कामरेड भल्ला गेट के सामने लकड़ी के तख्तों से बने मंच पर खड़े माइक पर बोल रहे थे। साथियों, आज की इस हड़ताल का हमारी जिंदगी और देश की जिंदगी में एक खास महत्व है। आज देश की जो हालत आप देख रहे हैं, लेकिन गुरु के कानों में एक शब्द भी नहीं जा रहा था। उनकी निगाह गेट पर थी, जहां साथी पैकेटिंग कर रहे थे। वे गेट के सामने जमीन पर लेटे थे, मगर मजदूर लेटे हुए साथियों को फलांग कर गेट के अंदर घुस रहे थे। जब तक रिक्शा वहां पहुंचे गुरु रिक्शे से फांद पड़े। दूसरे क्षण वह लपक कर मंच पर चढ़ गए और कामरेड भल्ला को एक ओर धकेल कर माइक हाथ में लेकर दहाड़े, खबरदार कोई अंदर नहीं जाएगा। गुरु आ गए, गुरु आ गए। चारों ओर शोर मच गया। जो मजदूर गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, गुरु को देखकर मंच की ओर बढ़ाए। जो साथी अंदर चले गए हैं वह भी बाहर आ जाएं, फौरन। गुरु दोबारा दहाड़े और मजदूर अंदर से बाहर आने लगे। देखते देखते मंच के सामने भीड़ लग गई। सभी साथी नारा लगाएं, गुरु ने कहा और जोर से माइक पर दहाड़े, काम का पहिया। जवाब आया, जाम करेंगे। इसी तरह जाम होगा पहिया। मुर्दों वाली आवाज से इतनी जोर से बोलो कि मिल की दीवारें हिल जाए। वह एक क्षण रुके, तब दोबारा नारा दिया, काम का पहिया जाम करेंगे। हाँ, ऐसे कौन करेगा, हम करेंगे। कुछ देर गुरु नारा लगवाते रहे, तब बोले, अब सभी साथी खामोशी से कामरेड भल्ला की बात सुने। और उन्होंने माइक भल्ला की ओर बढ़ा दिया। कामरेड भल्ला मुस्कुराए। उन्होंने नारा दिया, गुरु राम प्रसाद जिंदाबाद। तभी गुरु को ध्यान आया कि उन्होंने रिक्शे वाले को पैसे नहीं दिए हैं। वह मंच से उतरकर रिक्शे वाले को खोजने लगे। ये थी कामतानाथ की कहानी, काम का पहिया, जिसका नायक जुझारू, ईमानदार, संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है, जिसका अपना कोई परिवार नहीं है, संगठन ही उसका परिवार है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।